जीवन, स्वागत है आपका मेरे इस प्लेटफॉर्म पर। हम विज्ञान की इस सीरीज में 14 अध्याय तक पढ़ चुके हैं। आज हम अध्याय 15 हमारे चारों ओर वायु को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हमारे चारों ओर वायु हर समय मौजूद रहती है, ये आपको पता है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। वायु एक अदृश्य मिश्रण है जो कई प्रकार की गैसों से मिलकर बनी होती है, जो कि इनमें से मुख्य रूप से कौन कौन सी गैसें होती हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प इसमें शामिल होते हैं, और इसमें धूलकण भी शामिल होते रहते हैं। और वायु हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये तो आप सबको पता है, क्योंकि सभी जीवित प्राणी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन पर निर्भर करते हैं जो वायु में पाई जाती है। पौधे भी वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। वायु जगह घेरती है, ये तो आपको पता ही है कि वायु स्थान घेरती है। क्योंकि आप ये एक बैलून देख लीजिए, ये एक बैलून है, ये अभी इसको हमने फुलाया नहीं है। फिर जब इसमें हम ऑक्सीजन भरेंगे तो ये जब फूंक मारेंगे तो ये इस तरीके से फूल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वायु ने स्थान घेरा। अब इस बैलून और इस बैलून में आपको क्या फ़र्क लगा? ये बैलून चौड़ा हो गया है क्योंकि वायु ने स्थान घेरा, और ऊपर से ये भारी भी हो गया होगा। तो इससे ये पता चलता है कि वायु स्थान घेरती है और वायु भारी भी होती है। तो हम इसे महसूस भी कर सकते हैं। जैसे जब हवा चलती है तो हमें ठंड का एहसास होता है, या पेड़ पौधे हिलते दिखते भी हैं। इस अध्याय में हम वायु के गुण, उसके घटक और जीवन में उसके महत्व के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए हम अपने इस अध्याय को पढ़ते हैं। अध्याय 9 में हमने ये सीखा कि सभी जीवों को वायु की आवश्यकता होती है, लेकिन क्या आपने कभी वायु को देखा है? आपने कभी नहीं देखा होगा, लेकिन निश्चय ही वायु की उपस्थिति कई तरीकों से अनुभव की होगी। इसे आप तब अनुभव करते हैं जब पेड़ों की पत्तियां खड़खड़ाती हैं, या कपड़े सुखाने वाले तार पर लटके कपड़े धीरे धीरे हिलते हैं। पंखे के चालू होने पर खुली पुस्तक के पृष्ठ आवाज़ करने लगते हैं। वायु के बहने के कारण ही आपकी पतंग का उड़ना संभव होता है। क्या आपको अध्याय 5 का क्रियाकलाप 3 याद है, जिसमें आपने रेत और बुरादे को निष्पावन द्वारा अलग किया था? याद है तो बताइए। निष्पावन की प्रक्रिया बहती वायु में अधिक प्रभावी होती है। आपने ध्यान दिया हुआ कि तूफानों के समय वायु बहुत तेज़ गति से चलती है। कभी कभी तो ये पेड़ों को भी उखाड़ देती है तथा छतों के ऊपरी हिस्सों को भी उड़ाकर ले जाती है। आपने अक्सर देखा होगा, अगर आप गांव से होंगे, तो जब रात को आंधी होती आती है तो सुबह में हम देखते हैं कि गांव के किसी के छत से कोई टिन का छत उड़कर कहीं और चला गया है, तो घास फूस की जो झोपड़ी होती है उसकी छत बनी होती है, उसका भी छत कभी कभी उड़ के दूसरी तरफ चला जाता है। तो आपने देखा होगा। क्या आप कभी फिरकी से खेले हैं? अगर आप खेले हैं तो निश्चय ही आप बहुत ही अच्छे दौर से गुजरे हैं, क्योंकि आज का दौर तो डिजिटल दौर है, और आज के दौर में बच्चे इन सब खिलौनों से बहुत कम ही, क्या नाम, मुश्किल से ही खेलते हैं। अगर आपने खेला है तो आपको इसके बारे में पता होगा। क्रियाकलाप 1 के बारे में आइए क्रियाकलाप 1 देखते हैं। चित्र 15.2 में दिए गए निर्देशों के अनुसार हम अपनी एक फिरकी बनाते हैं। चलिए, फिरकी की डंडी को पकड़िए और उसे एक खुले क्षेत्र में भिन्न भिन्न दिशाओं में रखिए। इसे थोड़ा आगे पीछे कीजिए। देखिए क्या होता है। क्या फिरकी घूमती है? फिरकी को कौन घुमाता है? क्या इसे वायु नहीं घुमा रही है? क्या आपने वात सूचक को घूमते हुए देखा है? क्या उस दिशा में रुक जाता है जिसमें कि उस स्थान पर वायु चल रही होती है?
आप यहाँ पे देख लीजिए वाचसूचक। क्या वायु हमारे चारों ओर हर जगह उपस्थित है? बिल्कुल उपस्थित है। आप देख लीजिए, अपनी मुट्ठी बंद करें। इसके अंदर क्या है? कुछ नहीं। इसका पता लगाने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप कीजिए। तो क्रियाकलाप 2 देखते हैं। कांच की एक खाली बोतल लीजिए। क्या यह वास्तव में बिल्कुल खाली है या इसके अंदर कुछ है? अब इसे उल्टा कीजिए। क्या अब इसके अंदर कुछ है? अब बोतल के खुले मुख को पानी से भरी हुई बाल्टी में चित्र 15.4 के अनुसार डुबोएं। बोतल को ध्यान से देखिए। क्या पानी बोतल के अंदर प्रवेश करता है? नहीं। अब बोतल को थोड़ा सा तिरछा कीजिए। क्या अब पानी बोतल में प्रवेश करता है? तो बिल्कुल करेगा। क्या आप बोतल में से कुछ बुलबुले बाहर आते देखते हैं? हाँ, ये बुदबुदाहट सुनाई देती है। क्या अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि बोतल के अंदर क्या थी? तो बोतल के अंदर वायु है जो बुदबुदाहट और बुलबुलों के साथ निकल रही है। हाँ, आप सही हैं। ये वायु है जो कि बोतल में उपस्थित थी। बोतल पूरी तरह से किसी भी प्रकार खाली नहीं था। वास्तव में इसे उलटने पर भी ये पूरी तरह से वायु से भरी हुई थी। इसलिए आप देखते हैं कि जब बोतल उल्टी स्थिति में होता है, पानी बोतल में प्रवेश नहीं कर पाता क्योंकि वायु के निकलने के लिए कोई जगह नहीं थी। जब बोतल को तिरछा करते हैं तो वायु बुलबुले के रूप में बाहर आता है और वायु के निकलने से खाली हुए भाग में पानी भर जाता है। ये क्रियाकलाप दर्शाता है कि वायु स्थान घेरती है। ये बोतल के पूरे स्थान में भर जाती है। ये हमारे चारों ओर उपस्थित है। वायु का कोई रंग नहीं होता। हम इसके आर पार देख सकते हैं। ये पारदर्शी होता है। हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है तथा इसे वायुमंडल कहते हैं। पर्वतारोही ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते समय ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ क्यों ले जाते हैं? यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि वायु ऊंचाइयों पर जाने पर वायु की मात्रा कम होती जाती है, इसलिए ऑक्सीजन ले जाने की आवश्यकता पड़ती है। वायु किससे बनी है? आइए देखते हैं कि वायु किससे बनी है। तो वायु किससे बनी है? जलवाष्प, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और धुआं, कण इससे बनी होती है। तो आइए हम इसका अध्ययन करते हैं कि 18वीं शताब्दी तक लोग सोचते थे कि वायु केवल एक ही पदार्थ है। प्रयोगों से ये सिद्ध हो गया कि वास्तव में ऐसा नहीं है। वायु अनेक गैसों का एक मिश्रण है। ये मिश्रण किस प्रकार का है? आइए एक एक करके इस मिश्रण के मुख्य अवयवों के बारे में पता लगाते हैं। तो ये देख लीजिए आप, ये पूरा एक गोला है जिसमें यहाँ से लेके इतना, ये क्या है? इस मात्रा में नाइट्रोजन है और ये क्या है? O2, ऑक्सीजन है। ये पूरी मात्रा ऑक्सीजन की। बाकी जो छोटा सा 1% बचा हुआ हिस्सा है, इसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस धूल और कण। तो आप देख सकते हैं कि टोटल 99% भाग में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। सिर्फ 1% भाग में कार्बन डाइऑक्साइड और धूल मिट्टी है। तो आइए हम यहाँ पे अध्ययन करते हैं। सबसे पहला क्या है? जलवाष्प। वायु में क्या पाया जाता है? जलवाष्प। हमने पहले पढ़ा है कि वायु में जलवाष्प विद्यमान होता है। हमने ये भी देखा कि जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जलवाष्प ठंडा होकर संघनित हो जाती है तथा जल की बूंदें ठंडे पृष्ठ पर दिखाई देती हैं। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जलवाष्प का उपस्थित होना अनिवार्य है। ऑक्सीजन। अब क्या है हमारा नेक्स्ट? वायु में क्या है? ऑक्सीजन। तो क्रियाकलाप 3 के जरिए देखते हैं। अपने शिक्षक की उपस्थिति में 2 उथले पात्रों में 2 समान आकार की मोमबत्तियों को बीचों बीच लगाइए। अब पात्रों में कुछ पानी डाल लें।
अब मोमबत्तियाँ जलाएं तथा चित्र 15.6 के अनुसार प्रत्येक मोमबत्ती के ऊपर एक गिलास उलटकर रख दें। देख लें आप यहाँ पे किस तरीके से रखा है, एक यहाँ पे और यहाँ पे। ध्यानपूर्वक देखिए कि जलती हुई मोमबत्ती और पानी की सतह को क्या हुआ। देख सकते हैं आप, ये मोमबत्ती है, ये दोनों मोमबत्तियाँ हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्या मोमबत्तियाँ जलती रहती हैं या बुझ जाती हैं? क्या गिलासों के अंदर जल का एक स्तर एक समान रहता है? मोमबत्ती का जलना निश्चय ही वायु के किसी अवयव की उपस्थिति के कारण संभव है। क्या ऐसा नहीं है? क्या भिन्न भिन्न लंबाई के दो गिलासों में अपने प्रेक्षण से कोई अंतर आता है? तो मोमबत्ती जल रही है क्यों? क्योंकि उसके अंदर वायु है। इसका क्या कारण हो सकता है? आइए देखते हैं। जलने की क्रिया केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संभव है। हम देखते हैं कि वायु का एक अवयव ऑक्सीजन है। अब वायु और इसी कारण उसके ऑक्सीजन अवयव हमारे प्रयोग में लाए गए। गिलास में सीमित मात्रा में है। जब ये ऑक्सीजन जलती हुई मोमबत्ती के द्वारा प्रयोग कर ली जाती है तो मोमबत्ती अधिक समय तक नहीं जल पाती तथा वह बुझ जाती है। इसके अतिरिक्त जैसे ही मोमबत्ती बुझती है जल ऊपर चढ़ जाता है तथा जल के ऊपर उठने की घटना को मोमबत्ती के गलने में प्रयुक्त ऑक्सीजन के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। नेक्स्ट है नाइट्रोजन। अब देख सकते हैं जो मोमबत्ती जो बुझ गई है उसका कारण यही नाइट्रोजन है। तो आइए देखते हैं। मोमबत्ती के बुझने के बाद क्या आपने ये देखा कि वायु का एक बड़ा भाग अब भी गिलास में शेष रह जाता है? ये सूचित करता है कि वायु के कुछ अवयव जलने में सहायक नहीं होते। वायु का एक बड़ा भाग जो मोमबत्ती के जलने में उपयोग नहीं हुआ है नाइट्रोजन कहलाता है। ये वायु का लगभग 4/5वां भाग घेरता है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। एक बंद कमरे में जब कोई पदार्थ जल रहा होता है तो शायद उसके आपने घुटन महसूस की होगी। ये घुटन कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा एकत्र होने के कारण हुई है, जो कि लगातार किसी वस्तु के जलने के कारण बनती है। इसीलिए कहा जाता है कि रात में कमरा बंद करके ठंड के मौसम में हीटर जलाकर आग जलाकर ना रखें, वरना मौत भी हो सकती है। हमारे चारों ओर की वायु का एक छोटा अवयव कार्बन डाइऑक्साइड होता है। पादप जंतु श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। जलने पर ऑक्सीजन का उपयोग कर मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा कुछ अन्य गैसें बनाते हैं। धूल तथा धुआं। ईंधन तथा पदार्थों के जलने से धुआं भी उत्पन्न होता है। धुएं में कुछ गैसें एवं सूक्ष्म धूल कण होते हैं जो प्रायः हानिकारक होती हैं। इस कारण आप कारखानों में लंबी चिमनियां देखते हैं। ये चिमनियां हानिकारक धुएं तथा गैसों को हमारी नाक से तो दूर ले जाती है, लेकिन आकाश में उड़ते हुए पक्षियों के बिल्कुल नज़दीक ले जाती है। वायु में धूल के कण सदैव उपस्थित रहते हैं। क्रियाकलाप 4। अपने विद्यालय या घर में धूप वाला एक कमरा खोजिए। सारे दरवाजे तथा खिड़कियां बंद कर दें तथा पर्दे आदि डालकर कमरे में पूरा अंधेरा कर दें। जिस दिशा में सूर्य का प्रकाश आ रहा हो उस ओर दरवाजे या खिड़की को बिल्कुल थोड़ा सा खोलें, जिससे सूर्य का प्रकाश एक पतली सी झिल्ली के द्वारा कमरे के अंदर आ सके। अंदर आती हुई सूर्य की किरणों को सावधानीपूर्वक देखिए। आप क्या देखेंगे? रूम अंधेरा है और ये जो सूरज की रोशनी इसके अंदर आ रही है, इस रोशनी में आप छोटे छोटे धूल के कण देखेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कमरा है और ये अंधेरा रूम है और ये दरवाजे में हल्का सा छेद कर दिया गया है छोटा सा, और उसी से सूरज की रोशनी आ रही है यहाँ पे। और जो ये रोशनी है इसमें छोटे छोटे धूल के कण आप देख सकते हैं। क्या आप देखते हैं कि सूर्य की किरणों में कुछ छोटे छोटे चमकीले कण तेजी से घूम रहे हैं? ये कण क्या है? अत्यधिक सर्दियों में आपने पेड़ की पत्तियों से छनकर आते हुए सूर्य के प्रकाश किरण पुंज को देखा होगा, जिसमें धूल कण नृत्य करते प्रतीत होते हैं। ये दर्शाता है कि वायु में धूल कण भी उपस्थित होते हैं। वायु में धूल के कण
समय तथा स्थान के साथ बदलते रहते हैं। जब हम नाक से सांस लेते हैं तो हम वायु अंदर लेते हैं। धूल के कणों को श्वसन तंत्र में जाने से रोकने के लिए हमारे नाक में छोटे छोटे बाल तथा श्लेष्मा उपस्थित होते हैं। अगर आप मुंह से सांस लेंगे तो क्या होगा, धूल के जो कण हैं वो आपकी सांसों के अंदर चले जाएंगे, जिससे आपको सांस लेने में तकलीफ होगी और आपको कई बीमारियां, दमा वगैरह की बीमारियां होना पॉसिबल है। क्या आप उस पल को याद कर सकते हैं जब आपके अभिभावक ने आपको मुंह से सांस लेने के कारण डांटा हो? अगर आप मुंह से सांस लेंगे तो क्या होगा, जो भी मैंने बताया है। तो क्या होगा, हानिकारक धूल के कण आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। इससे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि वायु में कुछ गैसें, जल वाष्प तथा धूल के कण विद्यमान हैं। वायु में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड तथा इससे भी कम मात्रा में अन्य गैसों का मिश्रण होता है तथा वायु की संरचना में स्थानीय भिन्नता हो सकती है। हम देखते हैं कि वायु में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। वास्तव में ये दोनों गैसें मिलकर वायु का 99% भाग बनाती हैं। शेष 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अन्य गैसें, जलवाष्प तथा धूल के कण होते हैं। जैसा कि आप ये फिगर में देख सकते हैं, अभी मैंने आपको ये फिगर बना के समझाया भी था कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 99% है और 1% कार्बन डाइऑक्साइड, धूल, मिट्टी है। क्रियाकलाप 5। बीकर या किसी कांच के बर्तन में थोड़ा पानी लीजिए। इसको त्रिपाद स्टैंड के ऊपर रखकर धीरे धीरे गर्म कर पानी को उबलने से पहले सावधानीपूर्वक पात्र के अंदर की सतह को देखिए। क्या आप छोटे छोटे बुलबुले इसे चिपके हुए देखते हैं? ये बुलबुले पानी में घुली हुई वायु के कारण बनते हैं। जब आप पानी गर्म करते हैं तो घुली हुई वायु बुलबुले के रूप में बाहर आती है। आप पानी को यदि और गर्म करते हैं तो पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और अंततः उबलने लगता है। हमने अध्याय 8 तथा 9 में पढ़ा है कि जो जीव पानी में रहते हैं वे श्वसन के लिए पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जो जीव गहरी मिट्टी के अंदर रहते हैं उन्हें भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्या ऐसा नहीं है कि वे सभी श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक वायु कहाँ से प्राप्त करते हैं? क्रियाकलाप 6 के थ्रू समझते हैं। एक बीकर या कांच के गिलास में सूखी मिट्टी का एक ढेला लीजिए। इसमें पानी डालिए और अवलोकन कीजिए कि क्या होता है। चित्र 15.11 देखिए। क्या आप मिट्टी से बुलबुले निकलते हुए देखते हैं? ये बुलबुले संकेत करते हैं कि मिट्टी में वायु होती है। जब मिट्टी के ढेले पर पानी डाला जाता है तो उसमें विद्यमान वायु विस्थापित हो जाती है, जो बुलबुले के रूप में दिखाई देती है। मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जीव एवं पौधों की जड़ें श्वसन के लिए इसी वायु का उपयोग करते हैं। मिट्टी के जीव गहरी मिट्टी में बहुत सी मान तथा छिद्र बना लेते हैं। इन छिद्रों के द्वारा वायु को अंदर व बाहर जाने के लिए जगह उपलब्ध हो जाती है। लेकिन जब भारी वर्षा हो जाती है तो इन छिद्रों एवं मांदों में वायु की जगह पानी भर जाता है। इस स्थिति में जमीन के अंदर रहने वाले जीवों को सांस लेने के लिए ज़मीन पर आना पड़ता है। क्या यही कारण है कि केंचुए केवल भारी वर्षा के समय पर ही ज़मीन से बाहर आते हैं? क्या आपने कभी ये सोचा है कि सारे जीवों के द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग करने के बावजूद वायुमंडल की ऑक्सीजन समाप्त क्यों नहीं होती? वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिस्थापित कौन करता है? वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे प्रतिस्थापित होती है? आइए देखते हैं। अध्याय 7 में हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ चुके हैं। इस प्रक्रिया में पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा इसके साथ ही ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। पौधे श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, परंतु उपयोग की गई ऑक्सीजन की तुलना में अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। ये वास्तविकता है कि जंतु पौधों के बिना जीवित नहीं रह सकते। पौधे एवं जंतुओं के द्वारा श्वसन तथा पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण से बना रहता है।
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर हैं। अब हम ये अनुभव कर सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन के लिए वायु अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या वायु के कुछ अन्य उपयोग भी हैं? क्या आपने पवन चक्की के बारे में सुना है? चित्र 15.12 को देखिए। आप यहाँ पे पवन चक्की को देख सकते हैं। यहाँ पे वायु पवन चक्की को घुमाती है। पवन चक्की का उपयोग ट्यूबवेल से पानी निकालने तथा आटा चक्की को चलाने में होता है। पवन चक्की विद्युत भी उत्पन्न करता है। वायु नावों को खेने में, ग्लाइडर, पैराशूट तथा हवाई जहाज को चलाने में सहायता करती है। पक्षी, चमगादड़ तथा कीड़े वायु की उपस्थिति के कारण ही उड़ पाते हैं। वायु बहुत से पौधों के बीजों तथा फूलों के परागकणों को इधर उधर फैलाने में सहायक होती है। जल चक्र में वायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये रहा हमारा चैप्टर फिनिश्ड। कल हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, अध्याय 16 कचरा संग्रहण एवं निपटान। और इस अध्याय के साथ हमारी ये बुक क्लास 6 विज्ञान का ये अध्याय, ये चैप्टर, ये पूरी बुक फिनिश्ड हो जाएगी। और फिर हम पढ़ेंगे क्लास 7 की साइंस की बुक। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नए अध्याय के साथ। तो बाय बाय क्लास, धन्यवाद।